और जो नए साथी वो चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है दोस्तों। पर्यावरण शिक्षण की प्रभावशाली विधि है व्याख्यान, आगमन, निगमन या प्रयोगशाला। पर्यावरण शिक्षण की प्रभावशाली विधि इनमें से कौन सी है मित्रों? प्रयोगशाला विधि आपकी डी ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। पाठ्यचर्या को अपेक्षाकृत प्रभावकारी बनाने हेतु इसका निर्माण निम्न में से किस स्तर पर होना चाहिए? राष्ट्रीय, राज्य, जिला या विद्यालय? पाठ्यचर्या है उसको अपेक्षाकृत आप प्रभावकारी बनाना चाहते हैं तो इसका निर्माण किस स्तर पर होना चाहिए? जिला स्तर पर दोस्तों। आप अगर विद्यालय स्तर करते हैं, क्योंकि ये बीटेट में आया हुआ क्वेश्चन है, बिहार टेट के अंदर ये क्वेश्चन आया था मित्रों, और वहां पर जिला स्तर को क्या माना था? सही माना था। क्वेश्चन नंबर 3, पर्यावरण अध्ययन के में संकल्पनाओं और मुद्दों को विज्ञान और सामाजिक विज्ञान विषय के रूप में नहीं रखा गया, क्यों? पर्यावरण अध्ययन में संकल्पनाओं और मुद्दों को विज्ञान और सामाजिक विज्ञान विषय के रूप में नहीं रखा गया, क्या कारण है इसका? इस आयु वर्ग के बच्चे अपने परिवेश को समग्र रूप में क्या करते हैं? देखते हैं, इस वजह से दोस्तों ऑप्शन ए यहां पे क्या रहेगा आपका? सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण का वांछित उद्देश्य है? पूछा क्या है कि प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण का वांछित उद्देश्य कौन सा है? विज्ञान के तथ्यों और सिद्धांतों एवं इसके अनुप्रयोगों को जानना पहला है। प्राकृतिक जिज्ञासा, सौंदर्य प्रज्ञा की अनुभूति तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में सृजनात्मकता का पोषण यह भी है। ईमानदारी, सत्यनिष्ठा और सहयोग के मूल्यों को आत्मसात करना यह भी है। तो डी ऑप्शन उपरोक्त सभी यहां पे क्या रहेगा आपका? सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की पाठ्यचर्या को शुद्ध विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की संकल्पनाओं में सम्मिलित करके विकसित किया गया है। ऐसा करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की पाठ्यचर्या को शुद्ध विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की संकल्पनाओं में सम्मिलित करके विकसित किया गया है। ऐसा करने का मुख्य उद्देश्य शिक्षार्थी को पर्यावरण को साकल्यवादी ढंग से देखने योग्य बनाना। ऑप्शन ए यहां पे क्या रहेगा? सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पहलू सबसे महत्वपूर्ण होना चाहिए? प्राथमिक स्तर के ऊपर पर्यावरण अध्ययन पढ़ा रहे हैं आप, तो उसके लिए कौन सा पहलू है जो सबसे महत्वपूर्ण होना चाहिए? लास्ट सीटेट एग्जाम में आया था ये। कौन सा? सीखने वालों को प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण से जोड़ना। डी ऑप्शन सही रहेगा यहां पे। क्वेश्चन नंबर चलते 7 की ओर। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में प्रयुक्त भाषा, पर्यावरण अध्ययन की जो पाठ्य पुस्तक है उसके अंदर जो भाषा प्रयुक्त होती है वो कैसी होनी चाहिए? 4 ऑप्शन, और सही जो रहेगा वो रहेगा बच्चे की दिन प्रतिदिन की भाषा से संबंधित होनी चाहिए। ऑप्शन डी यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, बच्चों में सामाजिक भावना का विकास करने के लिए निम्न में से कौन सा प्रयास सर्वोत्तम होगा? बच्चों के अंदर सामाजिक भावना का विकास करने के लिए कौन सा प्रयास है जो सर्वोत्तम है? इनमें से विद्यालय में विभिन्न त्योहारों का आयोजन करना, अभिभावकों को विद्यालय में आमंत्रित कर बैठकों का आयोजन करना, बच्चों को स्वास्थ्य स्पर्धा के लिए तैयार करना, विद्यालय में बाल मेला आयोजित करना। सामाजिक भावना का विकास करना है आपको, तो बच्चों को स्वास्थ्य स्पर्धा के लिए क्या करना? तैयार करना। सी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। पर्यावरण अध्ययन के सीखने में मुख्य प्रशिक्षण संकेतांक है। पर्यावरण अध्ययन के सीखने में मुख्य प्रशिक्षण संकेतांक पर्यवेक्षण तथा रिपोर्टिंग है, अभिव्यक्ति, व्याख्या और वर्गीकरण है, पूछताछ, विश्लेषण और प्रयोग है।
तो ये सभी है मुख्य संकेतांक, मुख्य प्रशिक्षण संकेतांक। डी ऑप्शन उपरोक्त सभी यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं होनी चाहिए? इनमें से कौन सी विशेषता है जो प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में नहीं होनी चाहिए? पहली, ये प्राकृतिक और समाज सांस्कृतिक परिवेश को एकीकृत तरीके से प्रस्तुत करती है, ये तो होनी चाहिए। दूसरी, ये शिक्षार्थियों की वैविध्यपूर्ण पृष्ठभूमि की जरूरतों को पूरा करती है, पहली नहीं होनी चाहिए। ये प्राकृतिक और समाज संस्कृति प्रकृति के एकीकृत तरीके से प्रस्तुत करती है, नहीं। क्या होनी चाहिए? ये होनी चाहिए, पहली है जो होनी चाहिए। यह शिक्षार्थियों के वैविध्यपूर्ण पृष्ठभूमि की जरूरतों को पूरा करती हो, यह भी होनी चाहिए। यह वास्तविक कहानियां और घटनाओं को शामिल करती है, यह भी होनी चाहिए। यह परिभाषाओं और अमूर्त अवधारणाओं व्याख्या करने पर ध्यान केंद्रित करती हो, यह नहीं होनी चाहिए। डी ऑप्शन यहां पे सही रहेगा आपका, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है ये आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण हेतु निम्न में से कौन सा उद्देश्य आवश्यक नहीं है? पहला, भौतिक और सामाजिक पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता विकसित करना, यह तो आवश्यक है आपका। विज्ञान के आधारभूत तथ्यों और सिद्धांतों को रटकर याद करना, यह आवश्यक नहीं है। बी ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य क्या है? पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य पर्यावरण की सुरक्षा तथा संरक्षण, पहला ही सही है आपका। पर्यावरण की जो शिक्षा दी जाती है उसका उद्देश्य है पर्यावरण की सुरक्षा तथा संरक्षण। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, पर्यावरण शिक्षण को बाल केंद्रित बनाने हेतु प्रभावशाली विधि निम्न में से कौन है? पर्यावरण शिक्षण को अगर आप बाल केंद्रित बनाना चाहते हैं तो उसके लिए प्रभावशाली विधि भ्रमण, बागवानी, समूह कार्य, तीनों ही है, तो इनमें से सभी डी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, बाल केंद्रित शिक्षण का अर्थ निम्न में से क्या नहीं है? समूह केंद्रित, शिक्षार्थी केंद्रित, अध्येता केंद्रित, छात्र केंद्रित। शिक्षार्थी, अध्येता और छात्र एक ही है, ये समझे आप। जबकि समुदाय केंद्रित, यह बाल केंद्रित शिक्षण का अर्थ नहीं होता है। ऑप्शन ए यहां पे सही रहेगा आपका। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़ने की सबसे प्रभावशाली युक्ति। पूछा क्या है कि पर्यावरण अध्ययन के अंदर आप बच्चों को जोड़ना चाहते हैं तो उनके लिए सबसे प्रभावशाली युक्ति कौन सी है? पाठ्य पुस्तकों का पठन है, शिक्षक द्वारा व्याख्याएं हैं, कक्षा निर्देशन है, या किस्से कहानियां हैं? कौन सा है? किस्से कहानियां सबसे प्रभावशाली युक्ति है ये। क्वेश्चन नंबर 16 है, वैकल्पिक ढांचे का क्या अर्थ है? वैकल्पिक ढांचा, पहला देखिए, विभिन्न भौतिक घटनाओं का पाठ्यपुस्तक स्पष्टीकरण, ये तो नहीं है। दूसरा है, विचार जो अवधारणाओं के औपचारिक रूप से स्वीकृत स्पष्टीकरण से अलग है, यही है वैकल्पिक ढांचा आपका। बी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, निम्न में से कौन सी ईवीएस कक्षा में गतिविधि या गतिविधियां हैं? इनमें से कौन सी है जो ईवीएस की कक्षा की गतिविधियां है? चित्र खींचना है, फील्ड भ्रमण है, श्यामपट्ट का उपयोग है, उपयुक्त सभी। डी ऑप्शन यहां पे सही रहेगा आपका। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, बच्चों में प्रतिदिन डायरी लिखने, मौसम दर्ज करने एवं उससे संबंधित प्रश्न पूछने पर बच्चों में किस कौशल का विकास होता है? अनुमान लगाने के कौशल का, लेखन कौशल के, संप्रेषण कौशल का, मापने का कौशल है उसका, किस कौशल का? प्रतिदिन बच्चे डायरी लिखते हैं, मौसम दर्ज करते हैं, उनसे संबंधित उनसे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इससे संप्रेषण कौशल का विकास होता है। किस कौशल का? संप्रेषण कौशल का। क्वेश्चन नंबर 19 में चलिए, पर्यावरण अध्ययन में शैक्षिक भ्रमण का मूल उद्देश्य क्या है? पर्यावरण अध्ययन के अंदर शैक्षिक भ्रमण का मूल उद्देश्य क्या होता है मित्रों? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बच्चों की ऊर्जा को विकसित करना, छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव, सामाजिकरण को बढ़ावा देना, टीम भावना बढ़ाना।
आप कहीं पर जाएंगे, वहाँ पर शैक्षिक भ्रमण आप लेकर जाते हैं अगर स्कूल से कोई अध्यापक, तो वहाँ से बच्चे हैं जो चीज़ देखेंगे उसका क्या करेंगे, प्रत्यक्ष अनुभव करेंगे। तो छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव, बी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, समूह कार्य से पर्यावरण अध्ययन कर रहे बच्चों की सामाजिक व्यक्तिगत विशेषताओं के आकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण सर्वाधिक उपयुक्त होगा? निर्धारण मापनिया, दत्त कार्य, कागज पेंसिल परीक्षण या मौखिक प्रश्न। कौन सा होगा? दत्त कार्य वाला, बी ऑप्शन सही रहेगा यहां पे। क्वेश्चन नंबर 21 है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के लिए कौन सी विधि प्रभावशाली होगी? योजना विधि होगी, कहानी विधि होगी, व्याख्यान विधि होगी, वाद विवाद होगी? कौन सी होगी? कहानी विधि होगी आपकी, बी ऑप्शन सही रहेगा यहां पे। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्न में से कौन सा एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत होता है? अभिप्रेरित, अभिप्रेरणा से युक्त, कक्षा में अधिकतम उपस्थिति, बच्चों द्वारा प्रश्न पूछना, कक्षा में एकदम खामोशी, गृह कार्य पूर्ण करना। तो अभिप्रेरणा से युक्त यहां पर संकेत किस प्रश्न में मिल रहा है आपको, किस कथन में मिल रहा है? अगर बच्चा प्रश्न पूछ रहा है मतलब वो क्या है? अभिप्रेरित है, बी ऑप्शन, बच्चों द्वारा प्रश्न पूछना। क्वेश्चन नंबर 23, पर्यावरण अध्ययन में क्षेत्र भ्रमण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? क्षेत्र भ्रमण बोले या शैक्षिक भ्रमण बोले, बात तो एक ही है, वहां पर क्या मिलता है? प्रत्यक्ष अनुभव मिलता है। तो सी ऑप्शन सही रहेगा यहां पे। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, वृक्ष संरक्षण, वृक्ष संरक्षण की अवधारणा के बारे में शिक्षार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए गुंजन निम्नलिखित क्रियाकलापों का आयोजन करती है। वांछित उद्देश्य को प्राप्त करने में ऊपर दी गई गतिविधियों में से कौन सी सबसे कम प्रभावशाली होगी? तो पढ़िए, पहली है, पहली गतिविधि है प्रत्येक शिक्षार्थी को इस बात के लिए प्रोत्साहित करना कि वे एक एक वृक्ष को अपनाए और इसकी देखभाल करें। दूसरी है वन संरक्षण पर वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन करना। तीसरी है वृक्षों पर आधारित पोस्ट निर्माण संबंधी प्रतियोगिता का आयोजन करना। और चौथी है शिक्षार्थियों को कटी लकड़ियों के भंडार दिखाना। सबसे अगर हम बात करें कम प्रभावी है तो वो 4 नंबर वाली है। ऑप्शन सी देखिए आपका, यह सही रहेगा यहां पे। क्वेश्चन नंबर 25, प्राथमिक स्तर वृक्षों के संरक्षण की संकल्पना के बारे में विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए नीचे दिया गया कौन सा क्रियाकलाप उपयुक्त नहीं है? सेम वही क्वेश्चन है, उसको क्या कर दिया, कूट में बना दिया, और वो आया था यूपी टेट के अंदर। अब जो ये क्वेश्चन आपके सामने आया है ना, ये सीटेट में आया हुआ है, और सीटेट में कब आया? 2014 के एग्जाम के अंदर ये। और यहां पर देखिए, ये रहा, बच्चों को लकड़ी के लट्ठू का भंडार दिखाना, ये उपयुक्त नहीं होगा। सेम ही क्वेश्चन है ये आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 26, किसी क्रियाकलाप के लिए समूह बनाते हुए सामाजिक अध्ययन के शिक्षक को चाहिए कि वह, किसी क्रियाकलाप के लिए समूह बनाते हुए सामाजिक अध्ययन के शिक्षक को चाहिए कि वह सुनिश्चित करे कि लड़के लड़कियों के समूह अलग अलग हो, उनके अंकों के अनुसार समूह बनाए, केवल 2 समूह बनाए और प्रत्येक में बहुत से विद्यार्थी हो, सभी प्रतियोगियों को सहभागिता और सहयोग सुनिश्चित करें। यह रहेगा सही यहाँ पे। सभी जो छात्र हैं प्रतियोगी है, उनकी सहभागिता और सहयोग है उसको सुनिश्चित किया जाए। क्वेश्चन नंबर 27, एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों को विभिन्न पशुओं के चित्र देता है और उन पशुओं पर रंग भरने को कहता है जो हमारे घरों में नहीं रहते। इस क्रियाकलाप का उद्देश्य क्या है? क्या उद्देश्य? पहला देखिए, सृजनात्मकता का विकास करना है, अवलोकन का विकास करना है, वर्गीकरण कौशल का विकास करना है, डाटा संग्रह का विकास। ये नहीं है, केवल ये तीनों ही आपके सही यहां पे। तो ABC कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है आपको? डी में। तो ये रहा ABC, डी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों को पढ़िए आप। पहला है, मैंने क्रियाकलाप की योजना कितनी अच्छी बनाई, मैंने योजना का अनुसरण कितना अच्छा किया,
मेरी शक्तियां क्या थी, मुझे सचमुच कठिन क्या लगा। ये 4 प्रश्न दिए हैं। ऊपर दिए गए 4 प्रकार के प्रश्नों के उत्तरों से होगा शिक्षकों का स्व आकलन, बच्चों और शिक्षकों दोनों का स्व आकलन, शिक्षक द्वारा समग्र आकलन या बच्चों का स्व आकलन। देखिए, मैंने, मेरी, मुझे, एक विद्यार्थी के प्रश्न है ये, तो किसका होगा? बच्चों का स्व आकलन होगा इससे। ऑप्शन यहां पे डी सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 29, अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सीटेट एग्जाम का है। निम्नलिखित सभी कथन पर्यावरण अध्ययन में सामूहिक रूप से क्रियाकलापों में संलग्न शिक्षकों और विद्यार्थियों के पक्ष में तर्क प्रस्तुत करते हैं, केवल एक कथन को छोड़कर। वो कथन कौन सा नहीं है? तो कौन सा इनमें से कथन है जो पर्यावरण अध्ययन में सामूहिक रूप से क्रियाकलापों के संदर्भ में तर्क है, वो नहीं दे रहा है पर्यावरण अध्ययन के पक्ष में तर्क। पहला, प्रोडू के समर्थन से बच्चों को अपनी क्षमता से अधिक ज्ञान के निर्माण में सहायता मिल सकती है, सही है ये आपका। बच्चे परस्पर सामंजस्य और सहयोग करना सीखते हैं, ये भी आपका सही है। बच्चे दूसरी बच्चों से बात और बहस करने से अधिक सीखते हैं, ये भी सही है। समूह क्रियाकलापों की वजह से बच्चे अंक उपलब्धि में अच्छा सुधार प्रदर्शित करते हैं, ये नहीं है आपका सही। ऑप्शन डी यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 30 आपकी स्क्रीन पे, विद्यालय में यदि बच्चों की वाद विवाद प्रतियोगिता होने वाली है तो आप बच्चों को, विद्यालय के अंदर बच्चों की वाद विवाद प्रतियोगिता होने वाली है तो आप बच्चों को पहला भाषण के लिए वहां कहां से सामग्री ले इसका मार्गदर्शन करेंगे, भाषण का अभ्यास करवाएंगे, भाषण लिखने की विधि बताएंगे, भाषण लिख कर देंगे, क्या करवाएंगे? वाद विवाद प्रतियोगिता होनी है तो भाषण के लिए वे कहां से सामग्री ले इसका मार्गदर्शन करेंगे, अभ्यास विद्यार्थी खुद कर लेगा अपने आप। क्वेश्चन नंबर 31, रेटिंग स्केल में कौन सी तकनीक का उपयोग होता है? अवलोकन, जांच सूची, अधिविन्यास या लिखित? रेटिंग स्केल के अंदर, रेटिंग स्केल में अवलोकन तकनीक का उपयोग है जो किया जाता है आपके। ऑप्शन ए सही रहेगा यहां पे। क्वेश्चन नंबर 32 है, पर्यावरण अध्ययन में शिक्षक के द्वारा बच्चों को स्वयं अपने का आकलन के लिए अवसर देना चाहिए। पर्यावरण अध्ययन में शिक्षक के द्वारा बच्चों को स्वयं अपने का आकलन के लिए अवसर देना चाहिए। स्व आकलन, रिक्त स्थान, सीखने के लिए समान आकलन, सीखने का आकलन, सीखने के लिए आकलन, या सीसी क्या है? सीखने के लिए समान आकलन। दोस्तों ए ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, छोटी कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन विषय में रुचि उत्पन्न करने के लिए पढ़ाने का तरीका होना चाहिए। छोटी कक्षाओं के अंदर पर्यावरण अध्ययन विषय के अंदर अगर आप रुचि उत्पन्न करना चाहते हैं तो पढ़ाने का तरीका आगमन होना चाहिए, मनोरंजक व खेल संबंधी होना चाहिए, रटने का होना चाहिए या निगमन का होना चाहिए? मनोरंजक एवं खेल संबंधी होना चाहिए। बी ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, विशिष्ट से सामान्य का सिद्धांत निम्न में से किसमें प्रयोग होता है? विशिष्ट से सामान्य का, ये आपके रीट में क्वेश्चन है ये। विशिष्ट से सामान्य का विश्लेषण, स्वतः शोध, संश्लेषण या आगमन? विशिष्ट से सामान्य की ओर आगमन विधि के अंदर, किसमें? आगमन विधि में चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 35 है, अच्छे प्रश्न पत्र की क्या विशेषता है? अच्छे प्रश्न पत्र की वेदता है, विश्वसनीयता है, मतलब एक ए व बी दोनों, यानी सी ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि बताइए। विचार गोष्ठी एवं श्रुतलेख एवं दिया गया कार्य, विचार गोष्ठी एवं कार्य योजना, व्याख्यान एवं श्रुतलेख। सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि इनमें से विचार गोष्ठी एवं कार्य योजना। ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 37 में चलिए, सतत और व्यापक मूल्यांकन क्यों आवश्यक है? सतत और व्यापक, सतत यानी रेगुलर, निरंतर होने वाला मूल्यांकन। पहला देखिए, शिक्षार्थियों ने कितना नहीं सीखा है जानने के लिए, शिक्षार्थी की प्रति निरंतर न बनाए रखने के लिए,
निरंतर मूल्यांकन होते रहने से शिक्षार्थियों में परीक्षा का अनावश्यक भय नहीं रहता है। इसके लिए सतत और व्यापक मूल्यांकन आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 38, अपने पर्यावरण की स्वच्छता और शुद्धता का मूल्यांकन करना प्रमुख उद्देश्य संज्ञानात्मक क्षेत्र का, भावनात्मक क्षेत्र का, मनोकार्यात्मक क्षेत्र का उपयुक्त में से कोई नहीं। अपने पर्यावरण का स्वच्छता और शुद्धता का मूल्यांकन करना भावनात्मक क्षेत्र का प्रमुख उद्देश्य होता है। बी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 39, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की एक तकनीक है। सूत्र मूल्यांकन, अर्धवार्षिक मूल्यांकन, निदानात्मक मूल्यांकन, इकाई मूल्यांकन। एक तकनीक इनमें से है आपकी निदानात्मक मूल्यांकन। सी ऑप्शन क्या रहेगा? सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 40 में चलते हैं। मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? अनुशासन बनाए रखना, केवल परीक्षा करवाना, केवल प्रश्न पत्र बनवाना, अधिगमकर्ता की उपलब्धि जानना एवं सुधार लाना। मूल्यांकन का जो प्रमुख या मुख्य उद्देश्य होता है वो होता है अधिगमकर्ता की जो उपलब्धि है उसको जानना, उसमें सुधार लाना। मतलब डी ऑप्शन सही रहेगा।